साथियों सभी को जय भीम। नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। साथियों, हम बात करेंगे कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब को कितना सम्मान और कितना अपमान किया गया। आप सबके बीच में हम उन सभी बातों को रखेंगे कि बाबा साहब को कांग्रेस की सरकार जो कई वर्षों से चलती आई, वो कितना बाबा साहब को सम्मान दिया और बाबा साहब को कितना उन्हें सहयोग किया। और बाबा साहब के जो दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए जो कानून उन्होंने बनाना चाहा और बनाया, उस पर कितना भागीदारी कांग्रेस ने निभाया, इस सब के सभी मुद्दाओं में हम बात करेंगे। कांग्रेस ने जब बाबा साहब के प्रति बेहद अपमानजनक रवैया अपनाते हुए संविधान सभा में भेजे गए प्रारंभिक 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं मिल दी गई थी, तब योगेंद्र नाथ मंडल ने अंबेडकर जी को संविधान सभा में सम्मिलित करने की भूमिका बनाई थी। स्वतंत्र भारत की राजनीति व समाज को जिन दो व्यक्तियों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है वे हैं पहले गांधी जी और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी बाबा साहब। इनमें से बाबा साहब की भारतीय राजनीति में बाबा साहब की कांग्रेस के द्वारा घोर अपेक्षा के बाद भी उनकी स्थापना का इतिहास पढ़ना तो एक और व्यक्ति का उल्लेख अवश्य हो जाता है। वह व्यक्ति है दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल। कांग्रेस की घनघोर और अटाटूट अपेक्षा के शिकार योगेंद्र नाथ मंडल ने यदि स्वतंत्रता पूर्व की भारतीय राजनीति में बाबा साहब को सफलतापूर्वक स्थापित न किया होता तो आज भारत में दलित चिंतन का स्वरूप अमूलचूल भिन्न होता। इसके आगे आज यदि हम नागरिकता संशोधन कानून के सामाजिक मंथन का अध्ययन मनन करें तो व्यक्तियों का स्मरण अवश्य हो जाता है। पहले योगेंद्र नाथ मंडल और दूजे बाबा साहब, इन दोनों महानुभावों ने नागरिकता संशोधन कानून व पाकिस्तान में बसे अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देने के कानून के महत्व व आवश्यकता को दशकों पूर्व पहचान लिया था। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी विद्वता की छाप समाज के हर क्षेत्र में छोड़ी। प्रारंभ में ही दलित चिंतन को अपेक्षा की दृष्टि से देखने वाली कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ने स्वभावतः ही प्रारंभ में दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल व बाबा साहब अंबेडकर की घोर अपेक्षा की थी। कांग्रेस ने जब बाबा साहब के प्रति बेहद अपमानजनक रवैया अपनाते हुए संविधान सभा में भेजे गए प्रारंभिक 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं दी थी, तब योगेंद्र नाथ मंडल ने अंबेडकर जी को संविधान सभा में सम्मिलित करने की भूमिका बनाई थी। जब कांग्रेस ने संविधान सभा में अंबेडकर जी को जाने से रोकने के लिए तमाम प्रकार के प्रपंच करना प्रारंभ किए, तब योगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल के खुलना जैसोर से अपनी सीट खाली करके बाबा साहब को चुनाव जिताकर संविधान सभा के लिए निर्वाचित कराया था और समूची कांग्रेस को चौंकाते हुए छकाते हुए भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय प्रारंभ किया था। विभाजन के विषय में यह तय हुआ था कि जिन क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या 51% से अधिक है वे क्षेत्र भारत में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके बाद भी कांग्रेस ने तब हद दर्जे की गलती करते हुए बाबा साहब को संविधान सभा में अप्रासंगिक करने हेतु बंगाल के खुलना जैसोर को 71% हिंदू वाला क्षेत्र होने के बाद भी पाकिस्तान को सौंप दिया और तब बाबा साहब तकनीकी तौर पर पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य माने गए थे। बाबा साहब ने इसका विरोध किया। इसके बाद भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप
से बाबा साहब मुंबई राज्य से MS जयकार द्वारा खाली की गई सीट से चुनाव जीतकर भारतीय संविधान सभा में पहुंच पाए थे। बाबा साहेब प्रारंभ से ही अखंड भारत के पक्ष में थे। उन्होंने बंटवारे के लिए तैयार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना का भी पुरजोर विरोध किया। उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इसका पूरा विवरण है, जिससे उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर डाला। बाबा साहब का यह स्पष्ट मानना है कि जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो चुका है, तब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे से हिंदुओं को गंभीर क्षति पहुंचेगी, और ऐसा भी हुआ। योगेंद्र नाथ मंडल ने तब पाकिस्तान सरकार से अपने त्यागपत्र में विस्तृत तौर पर लिखा था कि मंत्री रहते हुए भी वे पाकिस्तान में दलितों को मुस्लिमों के अत्याचार से नहीं बचा पाए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बचे ज्यादातर दलित या तो मार दिए गए या फिर मजबूरी में उन्हें धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अपनी ही हुकूमत में वह चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पाकिस्तान सरकार न तो दलितों हिंदुओं की मदद के लिए आई, न ही अन्य अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा हेतु उसने कोई कदम उठाया। इस प्रकार देश में प्रथम मुस्लिम दलित राजनीति का प्रयोग हुआ, जो कि बेहद असफल व निराशाजनक रहा। किंतु यह प्रयोग अब प्रथम दलित मुस्लिम राजनीति प्रयोग अब भी यदा कदा यहाँ उपयुक्त होता रहा। अपने ही हाथों बनाई गई इस इस्लामिक सरकार में मंडल ने जब दलित बहन बेटियों की आबरू लूटते देखी, तो वह सब कुछ छोड़कर भारत वापस लौट आए और गुमनामी के अंधेरे में ही उनकी मौत हो गई। अपने ही अंतिम क्षणों में वह इस प्रयोग पर पछताते हुए रहे। पाकिस्तान जाने का दुख उन्हें सताता रहा। पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हाथों लाखों दलितों के नरसंहार का पश्चाताप उन्हें कचोटता रहा। इसलिए क्योंकि इनमें से बहुत से दलित परिवार उन्हीं के अपील पर पाकिस्तान का हिस्सा बनने को तैयार हुए थे। आज की पत्रकारिता को भी बाबा साहब के जैसे संकल्पित पत्रकार संपादक चाहिए, जो निष्पक्ष बातों को रख सके और बाबा साहब और संविधान के हक अधिकारों को हर जन तक पहुंचा सके। ऐसे पत्रकारों की बाबा साहब ने कल्पना भी की थी। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस नाम से उनके सभी भाषणों व लेख को प्रकाशित किया था। इस पुस्तक के 17वें खंड के पृष्ठ संख्या 366 से लेकर 369 बड़े ही उल्लेखनीय हैं। 27 नवंबर 1947 को बाबा साहब ने लिखा कि मुझे पाकिस्तान और हैदराबाद की अनुसूचित जातियों के लोगों की ओर से असंख्य शिकायत मिल रहे हैं और अनुरोध किया जा रहा है कि उनके दुखों और परेशानी से निकालने के लिए मैं कुछ करूं। पाकिस्तान से उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है और जबरन उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया जा रहा है। हैदराबाद में भी उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है ताकि मुस्लिम आबादी की ताकत बढ़ाई जाए। अंबेडकर ने लिखा, अनुसूचित जातियों के लिए जैसी स्थिति भारत में है वैसी ही स्थिति पाकिस्तान में है। वह आगे लिखते हैं, मैं यही कर सकता हूं कि उन सभी को भारत आने के लिए आमंत्रित करूं। पृष्ठ संख्या 368 पर बाबा साहब लिखते हैं कि जिन्हें हिंसा के द्वारा इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा दिया गया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बारे में यह मत सोचिए कि आप हमारे समुदाय से बाहर हो गए। मैं वादा करता हूं कि यदि वे वापस आते हैं तो उनको अपने समुदाय में सम्मिलित करेंगे और उन्हीं
और उसी तरह से हमारे भाई माने जाएंगे जैसे धर्म परिवर्तन के पहले माने जाते थे। बाबा साहब ने 18 दिसंबर 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था कि पाकिस्तान सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को भारत आने से रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। मेरी नज़र में इसका कारण यह है कि वह उनसे विनम्र स्तर पर से उन्होंने अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान सरकार से कहे कि भारत आने के इच्छुक लोगों को भारत आने में कोई रुकावट पैदा न करे। नेहरू जी ने 25 दिसंबर 1947 को उसके जवाब में बाबा साहब को लिखा, हम अपनी ओर से जितना हो सकता है पाकिस्तान से अनुसूचित जातियों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किंतु सत्य यह है कि जवाहरलाल नेहरू अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं के संदर्भ में कभी भी गंभीर नहीं रहे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में भारत में धार्मिक आधार पर पूर्ण विभाजन के आशय से पृष्ठ 103 पर लिखा, यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो जाएगा। सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके पाकिस्तान को एक सजातीय देश बनाया जा सकता है, परंतु हिंदुस्तान तो एक मिश्रित देश बना ही रहेगा। वे स्वतंत्र विभाजित भारत में मुस्लिम समाज के रहने के खतरों का स्पष्ट आभास कर रहे थे। वह उसके प्रति देश को चेता भी रहे थे। उनकी अटल मान्यता थी कि जनसंख्या की धार्मिक आधार पर पूर्ण अदला बदली के बिना भारत एक पूर्ण सजातीय देश नहीं बन सकता। डॉक्टर बाबा साहब की सामाजिक राजनीतिक यात्रा पर एक नजर। बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस के पृष्ठ 367 पर लिखा है, अनुसूचित जातियों के लिए वे पाकिस्तान में हो या हैदराबाद में, उनका मुसलमानों तथा मुस्लिम लीग पर विश्वास करना घातक होगा। अनुसूचित जातियों का असामान्य व्यवहार हो गया है कि वे चूंकि हिंदुओं को नापसंद करते हैं इसलिए मुस्लिमों को मित्र के रूप में देखने लगते हैं। यह गलत सोच है। मुसलमान एवं मुस्लिम लीग जितनी तेजी से हो सके अपने को शासक वर्ग भी यदा कदा यहाँ प्रस्तुत होता है। अपने ही हाथों बनाई गई इस्लामिक सरकार ने मंडल ने जब पाकिस्तान के मुसलमानों के हाथों निशाना बनाकर दलितों की निर्ममता पूर्वक हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन और दलित बहन बेटियों की आबरू लूटते देखी तो वह सब कुछ छोड़कर भारत आना ही अच्छा समझा। साथियों, मेरा इस बातों को बताना और इस सभी को बताने का मकसद है, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पूरे जोर से एक नारा दिया, संविधान बचाओ भारत बचाओ, तो सभी एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व शोषित दबे कुचले लोग सभी संविधान बचाओ के नारे के साथ उन्होंने कांग्रेस को, दलितों ने भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया, अपना मतदान किया। लेकिन साथियों, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस बाबा साहब को सम्मान नहीं दिला पाई, बाबा साहब को हर तरीके से संविधान सभा में जाने की रोकने की कोशिश की गई, जहां संसद में पहुंचने से उन्हें खिड़की दरवाजा बंद करना पड़ा। तो साथियों, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कांग्रेस भारतीय संविधान की रक्षा करेगी और एसटी, एससी, ओबीसी की ही तैसी हो सकती है? ये सोचना, ये मानना हमारा बहुत बड़ा भूल होगा। तो सभी, मेरा वीडियो और आप सब को बताने का मकसद है कि आप सभी कांग्रेस की सच्चाई को जानें, समझें और जिस प्रकार से बहुजन
विचारधारा की पार्टियों को खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो आरएसएस का एक एजेंडा चल रहा है, बीजेपी फेल तो कांग्रेस का खेल, इस प्रकार से जो लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है, आप सभी इस चीज को समझें और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। चलिए सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज़। धन्यवाद।